हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर रामजीदास राठौर। मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु राठौर सर पर स्वागत करता हूं। आज हम लेखांकन का परिचय इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग टॉपिक के अंतर्गत बात करेंगे लेखांकन की प्रमुख सीमाओं के बारे में। चलिए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आप सभी सादर वीडियो से अंत तक जुड़े रहें। लेखांकन की प्रमुख सीमाओं को समझाइए। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की सीमाएं। लेखांकन के सिद्धांत एवं नियम वैज्ञानिक, निश्चित, स्पष्ट, सरल, शुद्ध, पूर्ण तथा लोचशील होने के बावजूद भी इसकी धारणाओं, कंसेप्ट्स, सिद्धांतों, प्रिंसिपल्स एवं मान्यताओं के कारण इनकी निम्नलिखित सीमाएं हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि लेखांकन के नियम वैज्ञानिक हैं, निश्चित हैं, स्पष्ट हैं, सरल हैं, शुद्ध हैं, पूर्ण भी हैं, लोचशील भी हैं, फ्लेक्सिबल हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसके कंसेप्ट्स और प्रिंसिपल के कारण इसकी कुछ सीमाएं हैं। चलिए हम सीमाओं के बारे में चर्चा करते हैं। लेखांकन की पहली जो सीमा है वह है लेखांकन पूर्णतः निश्चित नहीं, अकाउंटिंग नॉट एब्सोल्युटली एग्जैक्ट। लेखांकन के अंतर्गत वास्तविक मौद्रिक लेन देनों का लेखा किया जाता है। हम जानते हैं इस बात को कि अकाउंट्स में केवल मॉनेटरी टर्म्स की जो ट्रांजैक्शंस हैं उन्हीं को आप रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन कुछ लेखे अनुमानित होते हैं, एस्टिमेटेड होते हैं। फॉर इंस्टेंस, संपत्तियों पर ह्रास लगाना, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, संदिग्ध ऋणों के लिए संचय करना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन करना, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, छूट रहित संचिति करना, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ये सारे की सारी जो आइटम्स हैं वो अनुमानित होते हैं। इन लेखों का जो अनुमान आपको करना है तो इन लेखों का अनुमान लेखापालों की कुशलता, यानी जो आपके अकाउंटेंट्स हैं उनकी इफ़िशियंसी के ऊपर और उनके विवेक पर, उनके कॉमन सेंस पर डिपेंड करता है। इस स्थिति में अलग अलग लेखापाल एक ही संस्था के अलग अलग लाभ निकाल सकते हैं। संस्था एक ही है, लेकिन यदि हम अलग अलग दो अकाउंटेंट को वही काम दें तो मे बी पॉसिबल कि दोनों का प्रॉफिट डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि कुछ लेके हमारे अनुमानित होते हैं। फलस्वरूप अंतिम खाते किसी भी संस्था की बिल्कुल सही तस्वीर नहीं देते हैं, यानी जो एग्जैक्ट पोजीशन हम चाह रहे हैं कि बिल्कुल वास्तविकता हमको पता लगे, वो हमको पता नहीं लग पाती है। सेकंड वन, आर्थिक चिट्ठा वास्तविक नहीं, बैलेंस शीट नॉट रियल। तो इसमें आपको बताया गया है कि व्यवसाय की संपत्तियों को लागत मूल्य पर चिट्ठी में दिखाया जाता है और मूल्य स्तर के परिवर्तनों की अनदेखी की जाती है। जो आपके प्राइजेस लेवल चेंज होते हैं उनको आप इग्नोर करते हैं। संपत्ति खरीदने के दिन और आर्थिक चिट्ठा बनाने के दिन संपत्तियों का मूल्य अलग अलग होता है। जिस डेट में आपने एसेट्स को परचेज किया उस डेट आपका वैल्यूएशन एसेट्स का कुछ और होगा, और एट द एंड ऑफ द ईयर जिस दिन आप चिट्ठा बना रहे हैं, बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं, उस दिन आपकी संपत्ति का मूल्य अलग होता है। लेकिन प्रैक्टिकली व्यवहार में हम लागत मूल्य पर संपत्तियों में से ह्रास काटकर दिखाते हैं। इस स्थिति में संपत्तियां अपने वास्तविक मूल्य को, एक्चुअल प्राइस को प्रकट नहीं करती हैं। फॉर इंस्टेंस, आपने कोई संपत्ति 1 जनवरी को 1 लाख रुपए की खरीदी, 31 दिसंबर को आप उसका बैलेंस शीट में रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तो हो सकता है कि उसकी वैल्यू बढ़कर 1,20,000 रुपये हो गई हो, लेकिन आप अपने अकाउंट्स रिकॉर्ड में उसकी वैल्यू 1 लाख रुपये पर ही शो करेंगे। साथ ही साथ आर्थिक चिट्ठे में, बैलेंस शीट में आपकी जो मूल्यहीन संपत्तियां हैं, जैसे आपकी ख्याति है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, प्रारंभिक व्यय है, अंश और ऋण पत्रों पर छूट आदि है, तो इसको भी आप बैलेंस शीट में दिखाते हैं।
तो इन सब कारणों से ऐसी स्थिति में आर्थिक चिट्ठा संस्था की वास्तविक तस्वीर को प्रकट नहीं करता है। तो जो एक्चुअल पोजीशन हम जानना चाहते हैं वह हमको आसानी से ज्ञात नहीं हो पाती है। थर्ड वन, लेखांकन में तैयार किए गए विवरण पूर्ण सत्य नहीं हैं। अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर नॉट फुली एक्यूरेट। पुस्तपालन की शुद्धता की जांच लेखांकन के द्वारा होती है। तो बुक कीपिंग में जो भी काम आप करके आए हैं, जनरल एंट्री, लेजर तैयार करना, उसके बैलेंसेस निकालना, उन सबको चेक करने का जो प्रोसेस है वो आपके अकाउंटिंग में है। तो लेखांकन के खातों की शुद्धता की जांच तलपट से होती है। तो जो आपने पुस्तपालन का काम किया तो वो लेखांकन में आप खातों की शुद्धता जांच लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। खातों की गणितीय शुद्धता का आधार तलपट होते हैं, यानी जो ट्रायल बैलेंस आपने बनाया है उससे आपके अकाउंट की मैथमेटिकल एक्यूरेसी, उसका ज्ञान आपको आसानी से हो जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली कभी कभी ऐसा होता है कि तलपट शुद्ध रहने पर भी अशुद्धि रह जाती है। तलपट आपका ट्रायल बैलेंस दोनों साइड का टोटल मिल गया है, एक तरह से आपका सब कुछ सही होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी आपके अकाउंट में कुछ गलती रह सकती है। वो इस तरीके से हो सकती है, जैसे मान लीजिए आपने मशीन परचेज की और मशीन परचेज करने के लिए आपकी एंट्री होनी चाहिए मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन आपने एंट्री की है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इस इम्पैक्ट का प्रभाव आपके ट्रायल बैलेंस पर नहीं पड़ने वाला है इस घटना का। तो ऐसी स्थिति में लेखांकन के विवरण पूर्ण सत्य नहीं माने जा सकते हैं। तो ये हमारी थी थर्ड लिमिटेशन। देन फोर्थ वन, आर्थिक स्थिति की सही जानकारी नहीं, यानी नॉट ट्रू नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। लेखांकन से, अकाउंटिंग से लाभ हानि की जानकारी होती है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के बाद का सारा काम, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, ये सारा काम आपका अकाउंटिंग में आता है। पर यदि वस्तुओं के मूल्य में, लेकिन यदि आपकी जो वस्तुएं हैं, आर्टिकल्स हैं, उनके मूल्य में अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि होने से अचानक मूल्य बढ़ गए हों, मार्केट कई चीज़ों से प्रभावित होता है, जिस वस्तु का आप व्यापार कर रहे हैं और उस वस्तु का मूल्य अचानक से बढ़ गया है, तो स्वाभाविक है आपके लाभ में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई होगी। तो इसकी जानकारी लेखांकन से नहीं मिल सकती। तो ये जानकारी यदि आप लेना चाहें कि अकाउंट में कि किस महीने में हमारे प्राइस एकदम बढ़े थे, तो इस टाइप की जानकारी आपको अकाउंट के माध्यम से नहीं मिल सकती है। और इस स्थिति में लेखांकन के सिद्धांत कोई स्पष्ट निर्देश देने में असफल रहते हैं। आपके अकाउंटिंग सिद्धांतों में, प्रिंसिपल में ऐसा भी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि इस तरीके से जो आपका अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि है, सडनली प्राइजेस चेंज हुआ है जिससे आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो उसको आप अकाउंट में आसानी से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। द नेक्स्ट लिमिटेशन है हमारी तुलनात्मक अध्ययन में कठिनाई, जिसे हम कहेंगे डिफिकल्टी इन कंपैरेटिव स्टडी। तो समान व्यवसाय करने वाली दो व्यावसायिक संस्थाओं के वित्तीय विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन कर निष्कर्ष निकालना भ्रमास्पद है, कन्फ्यूजिबल है। आप दो संस्थाओं की आपस में तुलना कर रहे हैं, लेकिन वो सही नहीं रिजल्ट दे पा रही है, क्योंकि उसका कारण ये है कि ये संस्थाएं लेखे की अलग अलग विधियां अपना सकती हैं। किस तरीके से? जैसे ह्रास की अलग विधि हो सकती है। ये संस्था ने जो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की मेथड है वो फिक्स इंस्टॉलमेंट यूज की है, स्थायी किस्त पद्धति प्रयोग की है। बी संस्था ने डिमिनिशिंग मेथड को यूज किया है, क्रमागत ह्रास पद्धति यूज की है। तो ऐसी स्थिति में आप कंपैरेटिव स्टडी नहीं कर पाते। सेकंड वन, स्टॉक के मूल्यांकन की विधि आपकी अलग हो सकती है। आप जो अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन करते हैं तो वो आपका मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस पर आप करते हैं, लेकिन अब इसमें जो आपका अंतिम स्कंद का मूल्यांकन है तो वहाँ ए संस्था कोई और पॉलिसी यूज कर सकती है, बी संस्था आपकी कोई और पॉलिसी को प्रयोग कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में हम जो तुलनात्मक अध्ययन करके कोई डिसीजन निकालते हैं तो वो डिसीजन हमारा कन्फ्यूजेबल हो सकता है। तो ये हमारी नंबर 5 लिमिटेशन है, तुलनात्मक अध्ययन में कठिनाई, डिफिकल्टी इन
कंपैरेटिव स्टडी। द नेक्स्ट वन, केवल मौद्रिक घटनाओं का लेखा यानी रिकॉर्डिंग ऑफ ओनली मॉनिटरी फॉर्म ऑफ इवेंट्स। लेखांकन में केवल मौद्रिक लेन देनों का लेखा होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें केवल मॉनेटरी टर्म्स के ट्रांजैक्शंस को ही आप रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन आप ये भी समझ लीजिए कि व्यवसाय की सफलता आपके प्रबंधकों की कुशलता, कर्मचारियों की मेहनत एवं सत्यनिष्ठा, बाजार की स्थिति, वस्तु की लोकप्रियता और व्यापार के स्वामी की ख्याति पर भी निर्भर करती है। यानी जो आपका बिजनेस सफलता की ओर बढ़ रहा है केवल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस के कारण नहीं है, बल्कि आपके जो मैनेजर्स हैं वो काफ़ी स्किल्ड हैं, कुशल हैं, कर्मचारी बहुत मेहनती हैं, निष्ठावान हैं संस्था के प्रति, बाजार की स्थिति आपके फेवर में है, आपकी जो वस्तु है, गुड्स है, वो काफ़ी पॉपुलर है और आपकी गुडविल मार्केट में काफ़ी अच्छी है। तो ऐसी स्थिति में आपका व्यवसाय सफल होगा। लेकिन इन सारी बातों का लेखांकन में कोई भी लेखा नहीं किया जाता है। लेखांकन में केवल आप मौद्रिक लेन देनों का ही लेखा करते हैं। तो ये हमारी 6 नंबर लिमिटेशन थी, केवल मौद्रिक घटनाओं का लेखा यानी रिकॉर्डिंग ऑफ ओनली मॉनिटरी फॉर्म ऑफ इवेंट्स। द नेक्स्ट वन, नंबर 7, लेखांकन सिद्धांतों की अलग सूची नहीं। नो सेपरेट लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो लेखांकन के सिद्धांतों की पूर्ण सूची का अभी तक अभाव है। इतने वर्ष हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी यदि हम कहें कि लेखांकन के जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स हैं, उनकी एक कंप्लीट लिस्ट हमारे पास है तो वो नहीं है। अभी तक ऐसी कोई सूची लिस्ट उपलब्ध नहीं है जो सर्वमान्य, सभी उसको मानते हो, व्यापक, सभी जगह वो चलन में हो और प्रचलित हो, ऐसी कोई लिस्ट हमारे पास नहीं है। साथ ही साथ लेखांकन के जो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, मानव निर्मित होने के कारण उनमें स्थिरता आना भी संभव नहीं है, क्योंकि ह्यूमन नेचर चेंजेबल है, डायनेमिक है, लगातार परिवर्तित होता रहता है, तो उसका प्रभाव आपके सिद्धांतों पर भी पड़ रहा है। तो लेखांकन के सिद्धांतों की अलग सूची नहीं है। तो ये हमारी लास्ट लिमिटेशन थी। तो अभी हमने बात की लेखांकन के जो लिमिटेशंस हैं, लेखांकन की सीमाएं हैं, उस पर अभी हम चर्चा कर रहे थे। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि हम प्रश्नों के माध्यम से अकाउंट को आसानी से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगला छोटा सा जो प्रश्न है हमारे पास, वो है लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता कौन कौन हैं, यानी पर्सन्स इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग डिस्क्लोजर्स। तो लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता कौन हैं, इनको हम आगे समझने का प्रयास करते हैं। व्यवसाय की भाषा लेखांकन है। यह एक व्यापार की आर्थिक सूचनाओं और घटनाओं को एकत्रित कर आंतरिक तथा बाह्य उपयोगकर्ता को सूचित करती है, जिससे कि वे उचित निर्णय ले सकें। लेखांकन सूचनाओं के निम्नलिखित आंतरिक और बाह्य उपयोगकर्ता हैं, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स हैं। तो पहले हम इंटरनल यूजर्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले पॉइंट पर बात करेंगे व्यापार के स्वामी के बारे में, द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस। इंटरनल यूजर्स जो व्यवसाय से आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं, और एक्सटर्नल यूजर्स यानी जो आपके व्यवसाय के बाहर के लोग हैं। तो इंटरनल यूजर में पहला है हमारे पास व्यापार का स्वामी, द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस। व्यापार का स्वामी अनिश्चितता के वातावरण में, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो आप श्योर नहीं होते हैं, तो अनिश्चितता के वातावरण में जोखिम उठाकर आप रिस्क लेते हैं, व्यापार में पूंजी लगाता है। तो कोई भी व्यापारी हो, अनसर्टेनिटी है उसके सामने, रिस्क बियर कर रहा है वो, और व्यापार में वो पूंजी लगाता है। तो जब आपने ये सारा काम किया है तो उस व्यापारी को ये जानने का अधिकार है कि व्यवसाय में कितना लाभ हुआ है और व्यापार की आर्थिक स्थिति क्या है, ये जानना उसका हक है, अधिकार है। और उसको ये जानकारी कहाँ से मिलेगी, तो ये जानकारी उसको मिलेगी आपके लेखांकन से। तो पहला हमारा जो इंटरनल यूजर है वो है हमारा व्यापार का स्वामी, यानी द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस।
सेकंड जो इंटरनल यूजर है हमारे पास, तो वो है हमारा मैनेजर, जिसे हम बोलेंगे प्रबंधक। तो व्यापार की व्यावसायिक क्रियाओं के संचालन का दायित्व, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किस पर है? मैनेजर पर, प्रबंधक पर है। और जो प्रबंधक है, तो प्रबंधक लेखांकन सूचनाओं के द्वारा विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ये जानकारी प्राप्त करता है कि व्यवसाय की आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और वो इसी आधार पर क्या व्यावसायिक कार्यकलापों का मूल्यांकन करता है, यानी जो आपकी बिजनेस एक्टिविटीज है उसका मूल्यांकन करता है, और साथ ही साथ वो भविष्य की योजना यानी फ्यूचर प्लान भी क्रिएट करता है। तो इस तरीके से सेकंड हमारा जो इंटरनल यूजर है वो कौन है? मैनेजर, प्रबंधक। तो प्रबंधक के लिए भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस काफी हेल्पफुल हैं। देन थर्ड वन, लेनदार, क्रेडिटर्स। तो उधार माल बेचने वाले या उधार सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्ति लेनदार कहलाते हैं। तो जो व्यक्ति आपको उधार माल बेचते हैं अथवा अपनी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करा देते हैं, पैसा उनको बाद में मिलता रहेगा, तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? वो आपके कौन है? लेनदार, क्रेडिटर हैं। तो उन लेनदारों को वित्तीय विवरण, आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनसे क्या जानकारी मिलती है? व्यवसाय की उधार क्षमता यानी क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बिजनेस, उसकी जानकारी उनको मिलती है वित्तीय विवरणों से। और साथ ही साथ उनको जानकारी मिलती है सोल्वेंसी क्षमता यानी शोधन क्षमता की जानकारी उनको प्राप्त होती है। और इन दोनों जानकारी के आधार पर ही वह यह निर्णय लेते हैं, क्या निर्णय लेते हैं? कि व्यवसाय को कितना उधार दिया जा सकता है। यदि आपके लेनदारों को और उधार सेवाएं प्रदान करने वालों को ये जानकारी नहीं मिल पाएगी समय पर, तो वो आपको आगे फ्यूचर में उधार देना बंद कर देंगे, क्योंकि उनको ये खतरा रहेगा कि हो सकता है हमारा पैसा डूब जाए। तो वो जानना चाहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कि क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बिजनेस क्या है और आपकी सोल्वेंसी कैपेसिटी की क्या पोजीशन है, और उसी आधार पर ये निर्णय लेते हैं कि हम आपके बिजनेस को कितना और क्रेडिट अवेलेबल करा सकते हैं। द नेक्स्ट वन है हमारे पास इंटरनल यूजर, और वो है हमारे ऋणदाता, जिसको हम बोलेंगे लेंडर्स। तो व्यवसाय में स्वामित्व पूंजी तथा उधार की पूंजी विनियोजित रहती है। आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें एक तो आपकी ओन कैपिटल इंस्टॉल्ड है, जिसे आप ओनर्स कैपिटल कहेंगे, आपने जो पैसा लगाया है। सेकंड वन, आपके पास उधार की पूंजी होती है, जिसको हम बोलते हैं बोरोड कैपिटल। तो ये दोनों की दोनों कैपिटल आपके बिजनेस में इन्वेस्ट रहती हैं, विनियोजित रहती हैं। जो उधार की पूंजी है, तो उधार की पूंजी आपको कौन देता है? बैंक और विनियोक्ता, इन्वेस्टर्स, उनसे आपको उधार की पूंजी मिलती है। या तो आप बैंक से फाइनेंस कराएंगे अथवा अदर पार्टीज आपको पैसा दे सकती हैं, वो आपके इन्वेस्टर हैं। तो ये ऋणदाता, तो जिन्होंने आपको पैसा दिया है, ये ऋणदाता वित्तीय विवरण से, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ये जानकारी लेते हैं। क्या जानकारी? कि उनका धन किस सीमा तक सुरक्षित है, यानी जितना पैसा उन्होंने दिया है उनका पैसा उनको समय पर वापस मिल जाएगा, सिक्योर्ड है या नहीं है, ये जानकारी वो लेना चाहते हैं। और साथ में ये भी जानकारी लेना चाहते हैं कि हम भविष्य में आपको कितना ऋण और दे सकते हैं। यदि आपका बिजनेस खतरे में आ गया तो आपको वो ऋण देना बंद कर देंगे, और यदि आपका बिजनेस प्रोग्रेसिव मोड में है तो आपको और पैसा भी आसानी से मिल सकता है। तो आपका जो इंटरनल यूजर फोर्थ है वो कौन है? आपका ऋणदाता, जिसको हम बोलते हैं लेंडर। तो वो भी आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड से कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहता है। द नेक्स्ट वन, हमारी जो इंटरनल पार्टी है वो है आपके वर्कर्स, जिनको हम बोलेंगे एम्प्लॉयज़, कर्मचारी। तो व्यापार में कार्यरत कर्मचारियों को, जो भी आपके बिजनेस में वर्कर्स लगे हुए हैं, उन सभी कर्मचारियों को ये जानने का अधिकार है कि व्यापार की आर्थिक स्थिति क्या है और उनका हित कहाँ तक सुरक्षित है। कोई भी कर्मचारी किसी भी संस्था में काम करता है तो वो चाहता है कि उसकी संस्था सिक्योर्ड रहे, उनकी नौकरी बनी रहे। तो उन्हें ये जानकारी लेखांकन सूचनाओं यानी वित्तीय विवरण से प्राप्त होती है। और जब उनको पता लगता है कि कंपनी को बहुत सारा प्रॉफिट हुआ है,
यदि उनको पता लगता है कि प्रॉफिट हुआ है तो वो अपनी मजदूरी, वेतन, बोनस और अन्य सुविधाओं में वृद्धि की मांग करते हैं। और यदि उनको ये जानकारी मिलती है कि हमारी संस्था बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा रही है तो जो मिल रहा है वो उसी से काम चलाते रहते हैं। और यदि उनको सही जानकारी समय पर मिल जाती है कि हमारी संस्था अच्छी तरह से वर्क कर रही है, अच्छा प्रॉफिट हमको मिल रहा है संस्था को, तो वो अपनी मजदूरी, वेतन, बोनस के लिए वृद्धि की मांग करते हैं। तो कर्मचारी हमारे 5 एंगल पर थे। तो 5वीं पार्टी थी हमारे पास कर्मचारी, जो आपके इंटरनल यूजर में शामिल हैं। इंटरनल यूजर्स के बाद हम बात करेंगे एक्सटर्नल यूजर्स की, कि वो कौन से व्यक्ति हैं एक्सटर्नली जो आपके संस्था के रिकॉर्ड से संबंध रखते हैं। तो एक्सटर्नल यूजर में हमारे पास सबसे पहला है, वो है हमारा कौन, भावी निवेशक, जिसको हम बोलेंगे प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर। तो व्यापार के संभावित ऋणदाता भावी निवेशक होते हैं। ये निवेशक लेखांकन से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर व्यापार को ऋण देने का निर्णय लेते हैं। तो देखिए, आपने जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पब्लिश किए या लोगों को बताए हैं, तो उससे कई सारे लोग प्रभावित होते हैं। और जब वो ये देखते हैं कि व्यापार अच्छा है तो वो अपना पैसा आपके बिजनेस में लगाने का मन बनाते हैं, जिनको हम बोलते हैं भावी निवेशक यानी प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर। सेकंड वन है हमारे पास टैक्स अथॉरिटीज, कर प्राधिकारी। तो कर प्राधिकारी व्यापार का कर निर्धारण वित्तीय विवरणों के आधार पर करते हैं। इस कारण भी लेखांकन की सूचनाओं को जानना चाहते हैं। यदि आपने सेल्फ असेसमेंट नहीं किया है टैक्स का, तो टैक्स अथॉरिटीज आपका टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो उनको जो सपोर्ट करेगा डॉक्यूमेंट वो क्या है, वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। तो टैक्स अथॉरिटीज भी आपके बिजनेस के रिकॉर्ड्स के बारे में जानकारी प्रॉपर चाहते हैं। तो ये सेकंड 2 यूजर्स के बारे में भी हमने चर्चा की। पहला था प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, भावी निवेशक, और दूसरे थे हमारे टैक्स अथॉरिटीज, कर प्राधिकारी। द नेक्स्ट नंबर 3 वो है आपके वित्तीय विश्लेषक अथवा वित्तीय सलाहकार, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर। ये भी आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड से संबंध रखते हैं, एक्सटर्नल हैं ये भी। तो व्यवसाय समय समय पर अपने वित्तीय कार्यों की क्षमता का आकलन वित्तीय विश्लेषक या वित्तीय सलाहकार से करवाता है। यानी आप इनसे वैल्यूएशन करवाते कि हमारी मार्केट में क्या पोजीशन है। तो ये जो वैल्यूएशन आपका हो रहा है, तो वो सलाहकार आपके वित्तीय विवरणों के आधार पर ही आपको एडवाइस कर सकते हैं। तो बिजनेस की रिकॉर्ड ही बेस हैं आपके वित्तीय विश्लेषकों के लिए, वित्तीय सलाहकारों के लिए। उसी के आधार पर वो आपको एडवाइस करते हैं कि आपके बिजनेस की क्या स्थिति है। द नेक्स्ट नंबर 4 एक्सटर्नल यूजर है हमारे पास, वो कौन है, सरकार, गवर्नमेंट। तो सरकार लेखांकन सूचनाओं के आधार पर विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन व्यवसाय की प्रगति की जानकारी प्राप्त करती है कि बिजनेस की प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, और उससे उत्पाद कर, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स आदि की वर्तमान प्राप्ति, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा सरकार को टैक्स की प्राप्ति होगी, और भविष्य में कितना टैक्स हमको मिल सकता है उसका अनुमान लगा सकती है। क्योंकि अब जीएसटी आ चुका है, तो इन उत्पाद कर, बिक्री कर की जगह अपन जीएसटी शब्द को प्रयोग कर सकते हैं। तो सरकार लेखांकन सूचनाओं के आधार पर व्यवसाय की प्रगति की जानकारी प्राप्त करती है और अपने टैक्स की वर्तमान प्राप्ति का अनुमान लगाती है। तो साथ ही साथ भविष्य में हमको कितना टैक्स मिल सकता है उसकी जानकारी भी सरकार को आसानी से उपलब्ध हो पाती है। इसके बाद नंबर 5 है हमारा अनुसंधानकर्ता, रिसर्चर्स। किसी व्यवसाय उद्योग के वित्तीय और आर्थिक पक्ष पर अनुसंधान करने के लिए अनुसंधानकर्ता को वित्तीय विवरणों और लेखांकन सूचनाओं की आवश्यकता होती है। तो जो भी रिसर्च वर्क कर रहे हैं, तो उन रिसर्च वर्क करने वाले कैंडिडेट्स को रिलेटेड बिजनेस की जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उनकी आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस और स्टेटमेंट के वो कोई भी जानकारी रिसर्च नहीं कर सकते, और इन सूचनाओं के आधार पर ही वह व्यावसायिक क्रियाओं का विश्लेषण करता है,
तो जो भी रिसर्च स्कॉलर है उसके लिए भी आपके बिजनेस के अकाउंट उसकी रिसर्च करने में काफ़ी मदद करते हैं। तो अनुसंधानकर्ता को भी, जो हमारा एक्सटर्नल यूजर है, तो उसको भी हमारे बिजनेस के रिकॉर्ड टाइमली मदद करते हैं। द नेक्स्ट वन है हमारे पास, वो है कौन? स्थानीय समुदाय, जिसको हम बोलेंगे लोकल कम्युनिटी। तो स्थानीय समुदाय, स्थानीय व्यापार का स्थानीय समुदाय पर सकारात्मक और नकारात्मक यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट पड़ता है। तो जो स्थानीय व्यापार, स्थानीय लोगों को, जो भी आपका ट्रेड है, तो आप लोकल लोगों को, लोकल पर्सन्स को आप रोजगार और सेवाएं देते हैं, उससे उनकी आर्थिक स्थिति में वृद्धि होती है। तो एक तो आपका एक इम्पैक्ट ये है कि लोकल ट्रेड होने से आप लोकल लोगों को वहाँ का रोजगार का स्तर बढ़ाते हैं, उनको सेवाएं देते हैं, तो इस तरीके से उनकी आर्थिक स्थिति में वृद्धि होती है। तो साथ ही साथ औद्योगिक प्रदूषण बढ़ाकर उनके स्वास्थ्य पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव भी डालते हैं। देखिए, एक तो पॉजिटिव इम्पैक्ट था आपके पास, तो दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन आपने बढ़ाया है, तो उनके स्वास्थ्य पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है, वो बीमार रहने लगते हैं। तो स्थानीय समुदाय, जो लोकल आपके अथॉरिटीज़ हैं, जो पॉपुलेशन है, तो वो लेखांकन सूचनाओं से इस बात की जानकारी चाहते हैं कि स्थानीय व्यापार उनके जीवन पर किस ढंग से प्रभाव डाल रहा है। यानी कोई भी फैक्ट्री स्थापित की जा रही है, तो वो फैक्ट्री वहाँ के लोकल व्यक्तियों पर क्या प्रभाव डालेगी, उनको रोजगार के कितने अवसर मिलेंगे, उनको क्या सुविधाएं मिल पाएंगी, तो साथ ही साथ प्रदूषण कितना रहेगा और उस प्रदूषण का उनके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारा भी वह ध्यान में रखते हैं। तो आज के वीडियो में हमने दो टॉपिक पर आपके साथ चर्चा की। एक था हमारा लेखांकन की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, तो साथ ही साथ हमने दूसरे टॉपिक पर बात की कि लेखांकन इंफॉर्मेशंस के यूजर कौन कौन से हैं, तो जिसमें हमने दो कैटेगरी पर बात की, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। आप सभी ने आज के वीडियो को बहुत ध्यान से सुना और समझा है। आपको ये सारा वीडियो समझ आ रहा है, तो आप अपने साथी मित्रों को भी इसको शेयर करें, और कोशिश की जा रही है आपको पूरा वर्डिक जानकारी दी जाएगी, एक एक शब्द हम समझने का प्रयास करेंगे, और इसका उद्देश्य ये है कि आपको कॉमर्स में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना रहे। आप सभी ने आज के वीडियो को ध्यान से सुना, समझा, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।